नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम अपने जीवन भर की कमाई को इकट्ठा करके किसी दुकान को खरीदते हैं या किसी प्लॉट को खरीदते हैं, किसी मकान को खरीदते हैं, लेकिन उस पर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी दबंगता दिखाकर कब्जा कर लेता है। वो उस पर अपना अवैध कब्जा कर लेता है जिसका कोई वैधानिक अधिकार उस व्यक्ति के पास नहीं होता। और फिर हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम उस व्यक्ति से उस कब्जे को वापस कैसे ले, जो प्रॉपर्टी हमारे नाम है उसे अपने स्वामित्व में कैसे ले, उस पर हम अपना कब्जा कैसे करें। तो ये सवाल काफी ज्यादा देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अवैध कब्जे के चक्कर में जब कोर्ट में केस डाल देता है तो व्यक्ति खुद ही फंस जाता है। उसमें वो कुछ ऐसी बातों को लिखवा देता है जो उसे नहीं लिखवानी चाहिए, या वो ऐसे कदम को उठाता है जिससे उस व्यक्ति का नुकसान होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। यदि आपकी दुकान पर या आपके मकान पर या आपके प्लॉट पर किसी भी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो आप किस तरीके से बहुत ही जल्द उससे वो कब्जा छुड़वा सकते हैं। इन तीनों तरीकों के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जनरल गाइडलाइंस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर अपनी सलाह लेना चाहते हैं, यदि आप किसी भी टॉपिक पर सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जाता है तो आप पहला कदम ये उठाते हैं, आप पुलिस वालों के पास शिकायत लेकर के जाते हैं। ये कदम सही भी है, क्योंकि ये एक तो ये प्रूफ होता है कि आपने उस अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए प्रयास किया है। कई सारे व्यक्ति तो ऐसे हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेता है जिसकी जानकारी उन्हें होती है, उसके बाद भी वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। वो सोचते हैं आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे जाकर के ही कई साल हो जाते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन का दावा करता है। वो कहता है कि मैं इस संपत्ति पर इतने सालों से रह रहा हूँ, तो इस पर मेरा अधिकार बनता है। तो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी पर जब भी अवैध कब्जा किया जा रहा हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको तुरंत कानूनी कदम उठाना है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के भरोसे वो छोड़ देनी है या उस व्यक्ति को नजरअंदाज करना है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को खो सकते हैं। चलिए बात करते हैं 3 तरीकों में से सबसे पहले तरीके की। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपको थानाध्यक्ष महोदय के पास, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पर पुलिस स्टेशन होता है, तो जो उस पुलिस स्टेशन का प्रभारी निरीक्षक होता है, जो थानाध्यक्ष होता है, आपको उसके पास एप्लीकेशन लिखनी है। आपको अपनी जो रिपोर्ट है वो उसके पास लिखनी है कि आपको क्या परेशानी है। आपको अपनी परेशानी, अपना शिकायत पत्र उस व्यक्ति को देना होता है जो आपके एरिया का, जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी निरीक्षक होता है, उसको सबसे पहले आप शिकायत करिए। उसमें शिकायत करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप ले जा करके कोरे कागज पर आपने खुद लिखी और वो वहां पर ले जा करके दे दी। ऐसे कुछ नहीं होता, वो केवल अपने उन गद्दियों में रख लेते हैं। बाद में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आप थानों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप थानाध्यक्ष के पास प्रार्थना पत्र को लिखते हैं तो उनमें 3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले स्पष्ट और पूर्ण विवरण दे। स्पष्ट और पूर्ण विवरण का अर्थ है जहां पर आपकी संपत्ति है उसका पूरा पता, वो संपत्ति किस मौजे में स्थित है, क्या उसका प्लॉट नंबर है, क्या उसका खरसा नंबर है, वो किसके नाम है। ये सारी बातें आपको लिखनी होती है। संपत्ति का स्पष्ट और पूर्ण विवरण लिखना होता है। दूसरी बात आपको उसमें लिखनी होती है कि आपका अधिकार उस प्रॉपर्टी में किस तरीके से है। या तो आपने उसे खरीदी है, या आपको विरासत में मिली है, आपके वो पूर्वजों के नाम थे फिर आपके नाम आई है, या आपके नाम किसी ने गिफ्ट किया है, या आप उस पर, आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, आपने उसे अपनी कमाई से खुद खरीदी है। तो ये भी आपको लिखना होता है कि उस प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार किस तरीके से है। तीसरी बात आपको लिखनी होती है कि कब्जा किस व्यक्ति ने किया है, कब्जा किस व्यक्ति के द्वारा और कब किया गया, उसके दिनांक को लिखिए। सारी बातें आपको उसमें लिखनी होती है। तो इसे कहते हैं स्पष्ट और पूर्ण विवरण लिखना। जब भी आप प्रभारी निरीक्षक के पास अपनी एप्लीकेशन को भेजते हैं तो उसमें स्पष्ट और पूर्ण विवरण लिखिए। ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई, ये आपको अपनी एप्लीकेशन में लिखनी होती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्रभारी निरीक्षक के पास एप्लीकेशन देते हैं तब आपको दूसरी बात का ध्यान रखना है, साक्षात घटना और प्रमाण जो आपके साथ वास्तविकता में हुआ है। आपकी प्रॉपर्टी पर किसने अवैध कब्जा किया, उस व्यक्ति का नाम, यदि उससे जुटे हुए कोई तस्वीर हो या कोई वीडियो हो तो वो भी आपको दिखानी होती है। इसके साथ ही जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, आप उन्हें उसमें गवाह बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये संपत्ति मेरी है और इसके बारे में तुम्हें पता है। तो जो उसका चश्मदीद गवाह होता है, जो इस बात को प्रमाणित कर सके ये संपत्ति आपकी है और उस व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया है और उस व्यक्ति के सामने किया गया है, तो आपको कम से कम ऐसे 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है जो उसमें गवाह होते हैं। आप उनके जो एफिडेविट है वो वहां पर लगवा सकते हैं, या आप उनमें उसका नाम लिखवा सकते हैं कि इन्होंने इस व्यक्ति को अवैध कब्जा करते हुए मेरी संपत्ति पर देखा है और मैं इस बात का साक्ष्य देता हूँ। तो ये भी आप अपनी एप्लीकेशन में लिख करके बता सकते हैं। और घटना और साक्षात प्रमाण के लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। आपको कानूनी दस्तावेज, उस संपत्ति के, उस प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज लगाने होते हैं। ये होता है साक्षात घटना और उसका प्रमाण।
तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप प्रभारी निरीक्षक के पास अपनी एप्लीकेशन को भेजते हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना होता है कानूनी शब्दावली की मांग। आपको उसमें लिखना होता है कि आप संपत्ति वापस चाहते हैं। जो संपत्ति आपके नाम है, जिसका स्वामित्व आपके पास है, आप उसे वापस लेना चाहते हैं। कानूनी शब्दों का प्रयोग करें, उसमें बताएं कि यह संपत्ति आपकी है, इस पर आपका स्वामित्व है। जिस व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है उसके पास कोई भी लीगल राइट्स नहीं है, उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है कि वो आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करके रख सकता है और वो अपनी दबंगता के बल पर कुछ गुंडे मवालियों को आपके सामने लाकर आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रहा है। ये सारी बातें कानूनी भाषा के रूप में आपको अपने एप्लीकेशन में लिखनी होती है। इसके साथ ही यदि वहां पर कोई हिंसा हुई है, उस व्यक्ति ने आपको धमकी दी है, उसने आपके साथ गाली गलौज की है, उसने कब्जा हटाने से मना किया है, उसने आपको कहा है कि संपत्ति के आसपास नहीं दिखना, नहीं तो जान से मार देंगे, तो ये सारी बातें आपको अपने एप्लीकेशन में लिखनी होती है। तो इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई। स्पष्ट और पूर्ण विवरण लिखे। दूसरी बात, साक्षात घटना और उसके प्रमाण लिखे। तीसरा, कानूनी शब्दावली का प्रयोग करें। जो कानून के शब्द हैं उन सभी का प्रयोग करें। जिसके पास आप एप्लीकेशन को भेज रहे हैं वो उसे पढ़ करके स्पष्ट रूप से समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो जब आप प्रभारी निरीक्षक के पास एप्लीकेशन भेजते हैं तो उनमें इन सभी चीजों का ध्यान रखें। ये सबसे पहला तरीका है अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जे को हटवाने का और उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने का जो कोई भी आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करके रखता है। दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो प्रभारी निरीक्षक है, जो पुलिस वाले होते हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट लगाई जाती है कि प्रकरण न्यायालय से संबंधित है और आपको कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट इस बात को डिसाइड करेगी कि आपका स्वामित्व उस पर है या नहीं। तो ऐसा होता है जब भी आप प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्रवाई कराते हैं तो ज्यादातर मामलों में जो एसआई होता है, जो प्रभारी निरीक्षक है, वो इस बात को लिखता है कि प्रकरण न्यायालय से संबंधित है, इस मसले का जो हल है वो न्यायालय कर सकता है या माननीय न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। ये बातें आपको पुलिस वालों के द्वारा कही जाती है, लेकिन ये सही भी है क्योंकि पुलिस वालों के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वो आपकी जो संपत्ति है उस पर आपको कब्जा दिला दे। लेकिन आपके पास ये एक प्रूफ होता है, एक कानूनी कदम होता है और इस बात का सबूत होता है कि आपने पूर्व में उस व्यक्ति को अवैध कब्जा हटाने के लिए अवेयर किया था, उसे आपने बताया था कि तू इस संपत्ति से अवैध कब्जा अपना खाली कर। तो ये आपके पास एक प्रूफ होता है। पुलिस वालों का कार्य होता है अपने जो क्षेत्र में है वो कानूनी व्यवस्था बनाए रखे। यदि ऐसा पाया जाता है, आसपास के लोग उन्हें बताते हैं कि संपत्ति आपकी है और आप दस्तावेज भी प्रस्तुत कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो कब्जा आपको दिला दे। आपको दूसरा काम अब क्या करना है? अब आपको दूसरा काम करना है। अब दूसरे काम की बारी आ चुकी है। आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 6 के मुताबिक केस करना होता है और ये केस जो है वो 6 महीने के अंदर किया जाता है। जब उस व्यक्ति ने, जिसने आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा किया है, जब वो 6 महीने हो जाते हैं, जब उस बात को 6 महीने हो जाते हैं आपको बेदखल किए हुए, उस समय सीमा के अंदर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 6 के मुताबिक केस करना होता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के अधिकारों को विशेष रूप से कवर किया जा सके और उनके अधिकारों को हनन ना हो। यदि कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत भी मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले, जिसे बिना कानूनी तरीके से संपत्ति से बेदखल किया गया है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के मुताबिक केस कर सकता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जिसे बिना किसी कानूनी तरीके के संपत्ति से बेदखल किया गया है और उस व्यक्ति ने आपको या तो दबंगता के बल पर आपको संपत्ति से बेदखल किया है, आपसे लड़ाई झगड़ा करके, यानी कि वो बिना कानूनी तरीके के अंतर्गत आता है। इसी कंडीशन के अंदर आपके पास ये अधिकार हो जाता है कि आप सेक्शन 6 के मुताबिक कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। इसमें आप उससे व्यक्ति से अपना कब्जा मांगते हैं, जो संपत्ति आपके नाम है, स्वामित्व के कागज आपके नाम है। आप कोर्ट से कहते हैं कि ये संपत्ति मेरी है और मुझे इस पर कब्जा दिलाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन 6 है वो आपके स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, वो केवल इस बात को डिसाइड करेगा कि आपका कब्जा था और वो संपत्ति आपको मिलनी चाहिए। ये तय करता है सिविल सूट। लेकिन जो सेक्शन 6 का मुकदमा होता है, इसमें केवल इतनी बातों को बताया जाता है कि कब्जा आपके नाम था और वो कब्जा पुनः आपको दिया जाए। केवल इतनी बात के लिए सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत केस किया जा सकता है। दूसरी, आपको इसमें शिकायत करते वक्त ध्यान रखने वाली बातें होती है, आपको कब्जे के सबूत देने होते हैं। आपका उस संपत्ति पर पोजीशन किस तरीके से था, आपके पास उस संपत्ति से रिलेटेड बैनामा था उसे दिखाए, बिजली का बिल था उसे दिखाए, यदि वो कोई कारोबार या कार्यालय संबंधी जगह थी तो उस पर जो आपके बिजनेस के दस्तावेज हो वो दिखाए। ये सारी चीजें आपके कब्जे के सबूत होते हैं और किसी आसपास के व्यक्ति के वहां पर एफिडेविट लगवाए जो इस बात को बता सके कि इस व्यक्ति का इस संपत्ति पर कब्जा था।
तो आपको कब्जे के सबूत देने होते हैं। दूसरा, आपको कब्जे की तारीख और कब आपको बेदखल किया गया ये भी आपको बताना होता है। कब तक आप उस संपत्ति पर काबिज थे और कब आपको उसके द्वारा, जिसने अवैध कब्जा कर रखा है, उसके द्वारा आपको उस संपत्ति से बेदखल किया गया, उसकी तारीख भी आपको दिखानी होती है, क्योंकि ये इस बात को साबित करता है कि आपको बेदखल किए हुए 6 महीने से कम का समय हुआ है और ये समय सीमा सेक्शन 6 के अंतर्गत केस किए जाने योग्य है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जरूरी होता है कि आप इस बात को बताएं कि आपको कब्जे से कब दखल किया गया। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ये मेंशन करना जरूरी होता है कि आपको कब्जे से कब बेदखल किया गया, आपके पास जो आपकी संपत्ति थी उसको कब छीना गया, ये भी आपको बताना होता है। और ये स्पेसिफिक रूप से आपको बताना होगा कि कानूनी रूप से आपको बेदखल नहीं किया गया है। जो कानूनी तरीका होता है, या तो न्यायालय के द्वारा ये धारित किया जा सके कि वो संपत्ति आपकी नहीं है, या फिर वो व्यक्ति अपने स्वामित्व के दस्तावेज दिखा सके, यानी कि वो कानूनी तरीका होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को दबंगता के आधार पर, उस व्यक्ति को डरा धमका करके, उस व्यक्ति को गाली गलौज, उसके साथ मारपीट करके किसी को भी संपत्ति से बेदखल करना, जो कि उस व्यक्ति की खुद की संपत्ति होती है, ये गैर कानूनी तरीका होता है। और यदि किसी भी कानूनी तरीके के अभाव में आपको संपत्ति से बेदखल किया गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं और उस संपत्ति पर अपना कब्जा पा सकते हैं। तो ये इसका दूसरा तरीका था। यदि आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है तो आप किस तरीके से उससे वो खाली करा सकते हैं। आपको तीसरा काम क्या करना है, आपने थाना अध्यक्ष के पास भी शिकायत की, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसने कह दिया कि वो प्रकरण जो है वो न्यायालय से संबंधित है। आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के मुताबिक भी केस किया, लेकिन आपको लगता है कि उसमें समय लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग जाता है। ये तय करता है कि कोर्ट के पास कितना काम है, किस तरीके से वहां पर फाइलें लग रही हैं और आपका केस किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, किस तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग की गई है, ये सब इन बातों पर निर्भर करता है। लेकिन साधारण तौर पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के मुकदमे में लग जाता है। अब हम बात करें, यदि दोनों जगह से आपकी कार्रवाई नहीं हुई और वो व्यक्ति आपकी संपत्ति को बरत रहा है जिसका उसके पास अधिकार नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पहले जो सेक्शन लगता था 145 ऑफ सीआरपीसी, जिसके पास अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के पास, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास ये पावर होती है कि वो उस संपत्ति को खाली करा सकता है और इतना उसका जो कब्जा है वो उसके द्वारा तय किया जा सकता है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो शांति भंग को रोकने के लिए, यानी कि आपकी उसने संपत्ति पर कब्जा कर रखा है तो आप उससे वो खाली कराने के लिए जाएंगे, वहां पर शांति भंग होने का खतरा होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो उप जिलाधिकारी होता है, एसडीएम साहब, उनके पास ये पावर होती है कि वो सिविल कोर्ट के निर्णय आने तक अपना निर्णय प्रभावी कर सकते हैं। वो शांति भंग को रोकने के लिए किसी एक पक्ष को उसका कब्जा दिला सकते हैं और वो कब्जा लेने के लिए आपको सेक्शन 145 के तहत ऑफ सीआरपीसी केस दायर करना पड़ता था। लेकिन जैसा आपको पता है 1 जुलाई 2023 से पूरा कानून बदला जा चुका है। अब 145 के स्थान पर जो नया सेक्शन बनाया गया है 164 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, जो एसडीएम साहब होते हैं, उनके पास एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रार्थना पत्र आप सीधे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास नहीं दे सकते। इसके लिए आपको पहले थाना अध्यक्ष, जो थाना प्रभारी होता है, उसको वो एप्लीकेशन देनी होती है। हो सकता हो तो उसे सीएम पोर्टल पर डलवाए, क्योंकि ऐसे में अधिकारी उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होता है। आप उसमें बता सकते हैं, जो सीएम पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज कराते हैं, आप उसमें लिखिए कि थाना अध्यक्ष महोदय को निर्देशित किया जावे कि वो एसडीएम साहब को रिपोर्ट भेजे सेक्शन 164 के तहत ऑफ बीएनएसएस कि उस स्थान पर शांति भंग होने से रोका जावे। तो ये सारी बातें लिख करके आप अपनी एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष के पास दे सकते हैं या सीएम पोर्टल पर करा सकते हैं। उसके बाद जो एसएचओ होता है, जो थाना प्रभारी होता है, उसके बाद जो थाना प्रभारी होता है, उसके द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है और वो पूरे मामले की जांच करता है। आप उससे मिलिए, उन्हें बताइए कि किस तरीके से आपकी जो संपत्ति है उस पर अवैध कब्जा किया गया है और यहाँ पर शांति भंग होने का खतरा है। उसके बाद जो थाना प्रभारी होता है वो इसकी रिपोर्ट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनके पास देते हैं और एसडीएम साहब के कार्यालय में आपका जो केस है वो दर्ज हो जाता है। केस दर्ज हो जाने के बाद आपको सेक्शन 64 ऑफ बीएनएसएस के तहत जो आपका केस दर्ज हुआ है उसमें आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। आप उसमें बता सकते हैं कि मेरे स्वामित्व के दस्तावेज ये है, मेरी इस संपत्ति पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे खरीदी है या मेरे पूर्वजों के द्वारा मुझे मिली है, वो सारी बातें आप उसमें बता सकते हैं। दूसरी बात, आपको ये बताना होता है कि वहां पर शांति भंग होने की प्रबल संभावना है और यदि तुरंत कानूनी कार्रवाई नहीं की गई या तत्कालिक प्रभाव से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो वहां पर शांति भंग हो सकती है। इसीलिए आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब से ये निवेदन कर रहे हैं कि वहां पर शांति भंग होने से रोका जावे। और यदि आपके पास संपत्ति के स्वामित्व संबंधी सभी दस्तावेज होते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो सिविल कोर्ट का निर्णय आने तक इस बात को बता सके कि कौन व्यक्ति उस पर काबिज रहेगा
और आप अपना कब्जा ले सकते हैं। ये तीनों तरीके प्रभावी कदम होते हैं यदि आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है। आप इस तरीके से बहुत ही जल्द उस व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं। सिविल सूट के द्वारा भी और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है उसके तहत भी आप उस व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं और अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग इन तीनों तरीकों के माध्यम से समझ पाए होंगे कि अवैध कब्जाधारी को सबक कैसे सिखाया जाए और अपनी संपत्ति उसे किस तरीके से वापस ली जाए। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं या कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपके मामले में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।